दोस्तों, नाइन टेक मूवी में आज हम करेंगे एक जबरदस्त टर्निंग मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है महाराजा, जिसमें विजय सेतुपति के साथ अनुराग कश्यप आपको लीडिंग रोल में दिखेंगे। अगर बात करें मूवी के बारे में तो जबरदस्त मूवी है, कहे तो इस मूवी ने तो दिल जीत लिया। हिंदी सिनेमा में ऐसी टर्निंग मूवी हमें बहुत ही कम दिखाई देती है और ऊपर से विजय सेतुपति की एक्टिंग हो तो मूवी तो जबरदस्त बनी जाएगी। डायरेक्टर साहब ने इस मूवी को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको सस्पेंस और थ्रिलर दोनों देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि असली मज़ा तो अंत में ही आएगा, क्योंकि इस मूवी का जो असली ट्विस्ट है वो अंत में ही है और बहुत ही शॉकिंग है। कहानी की शुरुआत में हमें महाराजा को दिखाया जाता है। महाराजा एक सैलून की दुकान में काम करता है। महाराजा अपने ओनर से कल के लिए छुट्टी मांगता है क्योंकि कल महाराजा अपने बीवी और बच्चे को घुमाने ले जाने वाला है। उसे ओनर से परमिशन मिल जाती है और अपने बीवी और बच्चे को लेकर घुमाने ले जाता है। फिर महाराजा एक टॉय की दुकान पर अपने बच्ची के लिए एक टॉय खरीदता हुआ दिखता है। उस दुकान के ऑपोजिट साइड में ही महाराजा का घर होता है और वह उसी दुकान से अलग अलग टॉयज लेकर अपनी बीवी को दिखाता है और वह उसकी बीवी की पसंद का एक टॉय खरीद लेता है। उसी वक्त एक लॉरी का ब्रेक फेल होकर वह लॉरी महाराजा के घर से जाकर टकरा जाती है। वहाँ हमें एक भयानक एक्सीडेंट देखने को मिलता है। उस एक्सीडेंट में उसकी बीवी मर जाती है। लकीली उसकी बेटी तो बच जाती है। उसी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। उसका नाम होता है ज्योति। ज्योति अपनी पढ़ाई 10th क्लास में करती है। ज्योति को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। ज्योति क्लासरूम में कम और अपने ग्राउंड में ज़्यादा नजर आती है। स्कूल के टीचर हमेशा ज्योति को पनिशमेंट देते रहते हैं। उसी स्कूल में आसिफा नाम की एक टीचर रहती है। वह एक पीटी टीचर होती है। स्पेशली आसिफा को ज्योति बहुत पसंद होती है। आसिफा ज्योति को हर एक स्पोर्ट में सपोर्ट करती रहती है। और उधर महाराजा के घर में 3 लोग रहते हैं, महाराजा, उसकी बेटी ज्योति और तीसरी है लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसी समय हमें यह भी पता लगता है कि महाराजा का अपनी खुद की सैलून की शॉप भी है। महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। अगर किसी ने भी उसकी बेटी को डांटा तो महाराजा चुप नहीं बैठता, वह उसे सजा देकर ही रहता है। एक बार स्कूल का चेयरमैन गलती से ज्योति को डांट देता है तो महाराजा जिद पर अड़ जाता है कि ज्योति को सॉरी बोलना होगा। आखिर वो चेयरमैन ज्योति को सॉरी बोल ही देता है। कुछ दिनों बाद ज्योति दूसरे शहर में जाती है कुछ खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए। स्कूल के भी काफी सारे बच्चे जाते हैं तो घर में बेचारा महाराज अकेला ही रहता है। और एक रात तो महाराज बहुत सोने लगता है। उसका पूरा सामान बिखरा पड़ा रहता है। इसके घर में सांप तक घुस जाता है, फिर भी महाराजा को होश नहीं रहता। वह सांप महाराजा के ऊपर से जाता है, फिर भी महाराजा नहीं जागता। फिर दूसरे सीन में हमें एक लोकल काउंसलर को दिखाया जाता है। रिसेंटली इसने एक गैरेज में अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए दिया था, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी रिपेयरिंग करके वापस लेता है तो इसकी गाड़ी में उसका चश्मा नहीं मिलता। तो उसी वजह से ये काउंसलर उस मैकेनिक के गैरेज में जाके सभी को मारने पीटने लगता है और बोलता है कि बताओ मेरा चश्मा किसने लिया, वो चश्मा मुझको बहुत प्यारा है, वो चश्मा मुझको मेरी बीवी ने गिफ्ट किया है। उसी दौरान धना नाम का एक बंदा वहाँ पर आता है और धना ने ही इस काउंसलर की गाड़ी को रिपेयर किया था। वो काउंसलर धना को भी मारने पीटने लगता है। उसको यह लगता है कि इसी ने मेरी गाड़ी रिपेयर की है और मेरी गाड़ी तो सुबह ही रिपेयर हो गई होगी, इसने शाम को डिलीवर किया, इसी ने मेरे चश्मे को चुराया होगा। वो काउंसलर धमकी देता है कि मैं शाम तक का वक्त देता हूँ, मेरा चश्मा मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी शाम को वो काउंसलर अपने दोस्तों के साथ एक बार में दारू पीता रहता है तो धना उस बार शॉप में आकर उस काउंसलर के सामने ही उसका चश्मा तोड़ देता है। मतलब उस काउंसलर का चश्मा धना के पास ही था और ऊपर से वो उस काउंसलर को और उनके दोस्तों को बहुत मारने पीटने लगता है। ऊपर से उन लोगों को वार्निंग भी देता है, अगर मुझको अगली बार तुमने हाथ लगाया तो अपने दोनों हाथ तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ महाराजा पुलिस स्टेशन में आता है लक्ष्मी की मिसिंग खबर लिखवाने के लिए। पुलिस महाराजा से पूछती है कि ये लक्ष्मी कौन है, क्या तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बेटी है या कि तुम्हारी बहन है या फिर तुम्हारे घर में रखे गहने हैं। तो महाराजा हर एक बात का ना का जवाब देने लगता है। फाइनली महाराजा बोलता है कि लक्ष्मी और कोई नहीं, हमारे घर की डस्टबिन है। दरअसल बात यह है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो एक्सीडेंट हुआ था तो उस घर में एक स्टील की डस्टबिन होती है। वही डस्टबिन महाराजा की बेटी के ऊपर मतलब कि ज्योति के ऊपर गिरने से ज्योति की जान बच गई। उसी इंसिडेंट के चलते महाराजा उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रख देता है। महाराजा और ज्योति उस डस्टबिन को अपने फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं।
हर शुक्रवार को वह लक्ष्मी को नहलाते हैं और उसकी अच्छे से सेवा करते हैं। पुलिस वाले तो साफ मना कर देते हैं। वह महाराजा को पागल समझ के पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन महाराजा बाहर ही नहीं जाता। वो जिद पकड़ के बैठा रहता है कि आप लक्ष्मी को ढूंढो। इस तरह से वह पुलिस स्टेशन में बहुत हंगामा कर देता है। खैर, दूसरी तरफ एक चोर एक आरटीओ ऑफिस के घर में कुछ गहने चोरी किया होता है। इंस्पेक्टर वराडा राजन उस चोर को पकड़ चुका होता है। वह उस चोर को घर में बुलाकर उस सीन को रिक्रिएट करने लगता है कि तुम घर में कैसे घुसे, तुमने चोरी किस तरह से की, चाबी कहाँ से मिली। और ये वराडा राजन बहुत ही लालची किस्म का पुलिस वाला होता है। मतलब इस घर में जो गहने चोरी हो चुके होते हैं ना, यह उस चोर के जरिए उस ओरिजिनल गहने को जब्त करके उसके बदले में डुप्लीकेट गहने बनवाकर उस आरटीओ ऑफिस को दे देता है। इसी तरह से स्कैम करता रहता है वराडा राजन, और उसी तरह उस चोर को थोड़े बहुत पैसे भी देता रहता है। अगर पब्लिक ने कुछ ज्यादा बातें की तो उनको ही डराने धमकाने लगता है। फिर जब वराडा राजन अपने पुलिस स्टेशन में वापस आता है तो अपने पुलिस स्टेशन की हालत देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके पुलिस स्टेशन में सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। बाद में यह महाराजा को बुलाता है और पूछने लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। महाराजा बताने लगता है कि सर, मैं ठीक 10 बजे अपने सैलून की दुकान को बंद कर अपने घर पे आया तो मेरे घर में ऑलरेडी पहले से ही 3 लोग छुपे हुए थे। मुझे देखकर उन तीनों ने मुझ पे हमला किया। यह देखिए, मुझे जख्म भी हो गया। उन्होंने मुझे बहुत मार पीट कर लक्ष्मी को उठा ले गए। तो वराडा राजन भी महाराजा से यही सवाल पूछने लगता है कि लक्ष्मी कौन है। तो महाराजा भी वराडा राजन को यही जवाब देता है कि लक्ष्मी मेरी डस्टबिन है। महाराजा वराडा राजन को लक्ष्मी की फोटो भी दिखाने लगता है। वराडा राजन महाराजा से पूछने लगता है कि क्या उस डस्टबिन में कुछ कीमती सामान है। फिर महाराजा कहने लगता है, नहीं सर, उसमें कुछ नहीं था। और वराडा राजन तो एक लालची इंसान है ही। वो अपने पुलिस वालों से डिस्कशन करने लगता है कि उस डस्टबिन में तो कुछ होगा ही। यह बात महाराजा हमसे छुपा रहा है। जो भी हो, पुलिस वाले उस डस्टबिन की तलाश करने लगते हैं। दूसरे सीन में अनुराग कश्यप सिल्वा को दिखाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिल्वा अपने साथी सवेरे के साथ मिलकर चोरी का काम करने लगता है। मतलब पहले ये पक्का प्लानिंग कर ऐसे घर को ढूंढते हैं जिस घर में कोई नहीं होता, मतलब कि जिस घर में बहुत ही कम लोग रहते हो। रात में उस घर में घुसकर यह पैसा गहने चुरा कर उन लोगों को मार देते हैं। अगर औरतें और लड़कियां होती है तो उनका तो रेप ही करने लगते हैं। एक बार तो इन दोनों ने गैस सिलेंडर के साथ उस घर को ही उड़ा दिया। सिल्वा की शादी हो चुकी होती है। इसकी एक छोटी बच्ची भी होती है। कहने को तो एक इलेक्ट्रिकल की दुकान चलाता है, लेकिन अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है। लेकिन सिल्वा अपने फैमिली की बहुत केयरिंग करता है। इसकी बेटी की पीठ पर एक छोटा सा जख्म हुआ होता है। यह हर रोज उसकी मलम पट्टी करते रहता है। सिल्वा अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करते रहता है और यह अपने बीवी और बेटी की हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। यहीं पर हम देखते हैं कि सिल्वा के घर में ही वह डस्टबिन है, मतलब लक्ष्मी। दूसरी तरफ पुलिस वाले इस डस्टबिन की तलाश करते रहते हैं। उसी दौरान एक हेड कांस्टेबल को नंद शिवा नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि एक पुलिस इन्फॉर्मर होता है। पुलिस उससे भी हेल्प मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ महाराजा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगता है। वह पुलिस वाले महाराजा से काफी सारे काम करवाने लगते हैं। एक्चुअली महाराजा ने वराडा राजन से यह कहा था कि आप अगर लक्ष्मी को फाइंड आउट करके दोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, और एडवांस में 40,000 रुपए दिया था। इसीलिए वराडा राजन इस काम को इतने जोर से कर रहा होता है। एक दिन जब महाराजा पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ रहता है तो तभी वहां पर धना का ओनर आता है, वही कार मैकेनिक। कुछ दिनों से धना नजर नहीं आ रहा, इसीलिए उसका ओनर धना की फोटो लेके पुलिस स्टेशन में आता है मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो महाराजा धना की फोटो देखकर अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअली जिस रात वो काउंसलर बार में बैठ के दारू पी रहा होता है ना, उस रात महाराजा उस काउंसलर से आके पूछने लगा कि सर आपकी गाड़ी कहाँ है। मतलब आपकी गाड़ी को एक बंदा लेकर गया था ना, वो बंदा आप कहाँ है। उस दिन घर में जब 3 लोग महाराजा को मार पीट रहे थे, उस वक्त धना की जेब से एक ट्यूल प्लाजा की स्लिप नीचे गिर गई थी। तो उसी गाड़ी के नंबर के हिसाब से महाराजा उस काउंसलर के पास आता है। तो थोड़ी देर में धना यहाँ आकर उस काउंसलर को और उसके दोस्तों को बहुत मारने पीटने लगता है, क्योंकि आज सुबह इस काउंसलर ने धना को मारा था। काउंसलर को मारने के बाद धना वहाँ से जाने लगता है।
तो महाराजा धना को फॉलो करने लगता है। दूर दूर जाने के बाद धना ऑब्जर्व करता है कि महाराजा उसे फॉलो कर रहा है। फटाफट से अपने आदमियों को कॉल करके किसी जगह पर मिलने को कहता है। जब महाराजा वहां पर जाता है तो धना और उसके आदमी महाराजा को बहुत मारने पीटने लगते हैं। सच में यहाँ की फाइट तो बहुत डेंजरस है। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो 3 लोग महाराजा के घर में उसे मारने आए थे, उन तीनों में से एक तो ये धना था। उन लोगों से फाइट करके महाराजा धना को पकड़ के उसके सर पे चाकू लगा के पूछने लगता है उन बाकी 2 बंदे के बारे में। उस वक्त जब महाराजा की उन लोगों से हाथापाई हुई थी तो महाराजा ने किसी एक बंदे के पीठ पर एक जख्म देखा था, इसीलिए धना की शर्ट निकाल कर देखने लगता है, लेकिन इसके शर्ट के पीछे पीठ पर वो जख्म नहीं होता। और धना कहने लगता है उनमें से एक बंदा पुलिस वाला है। ऐसा कहकर धना जब वहां से गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है तो महाराजा इसका सर ही उड़ा देता है। कुछ भी कहो, यह सीन देखने में बहुत डेंजरस था। फिर महाराजा जानबूझकर पुलिस स्टेशन आता है, क्योंकि धना ने कहा था ना कि इन तीनों में से एक बंदा पुलिस वाला भी है। महाराजा पुलिस स्टेशन में रहकर हर एक बंदे के पीठ के पीछे चेक करने लगता है, लेकिन किसी पर भी वह जख्म नजर नहीं आता। खैर उसी दिन वह काउंसलर पुलिस स्टेशन में आता है धना के ऊपर कंप्लेंट देने के लिए कि कल मेरे पास एक बंदा आया था, उसने मुझे बहुत मारा पीटा। जब वरदराजन और बीटीएस पूछने लगता है तो वह काउंसलर कहने लगता है, हाँ सर, उससे पहले मेरे पास एक बंदा आया था जो मेरी गाड़ी के बारे में मुझसे पूछ रहा था। मुझे ढंग से उस बंदे का नाम याद नहीं। फिर वो काउंसलर उस बंदे का नाम याद करने लगता है। दूसरी तरफ वो हेड कांस्टेबल और नल्ला सिवा ये डिसाइड करते हैं कि वह एक नए डस्टबिन को बनवाएंगे, हुबहू लक्ष्मी की तरह ही। इस तरह से वह एक बंदे के पास जाते हैं और वह बंदा 4 दिन का टाइम देने लगता है। दूसरी तरफ 2 दिनों के बाद सिल्वा की बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए सिल्वा एक ज्वेलरी शॉप पे जाकर अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही कीमती चेन ऑर्डर करने लगता है। और एक्चुअली वह चेन बहुत स्पेशल होती है। फिर जिस दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है, उसकी पत्नी सिल्वा को बताने लगती है कि तुम फटाफट ज्वेलरी शॉप से वह चेन लेकर सलून की दुकान पर अपनी शेविंग करके आओ। घर में काफी सारे मेहमान हैं, थोड़ा ढंग से बिहेव करो। सिल्वा उसी कारण वह चेन लेकर महाराजा की दुकान पे आता है अपनी दाढ़ी की ट्रिमिंग कराने के लिए। सिल्वा अपने बीवी से जो बातें कर रहा था फोन पर वह महाराजा सुन लेता है। महाराजा जान लेता है कि आज इसकी बेटी का बर्थडे है। महाराजा सिल्वा से बहुत अच्छे से बात करते हुए इसकी ट्रिमिंग करता रहता है, लेकिन सिल्वा उसे चिल्लाने लगता है। इसी दौरान ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से महाराजा उसकी बैटरी लेने के लिए जाता है। उसी वक्त सबरी सिल्वा को कॉल करके एक न्यूज़ के बारे में बताने लगता है कि भैया हमारे कांड की खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी है, लेकिन ऐसा लिखा है कि यह सारी चोरी और हत्या दूसरे स्टेट वालों ने किया है। मुझे लगता है कि पुलिस वाले जल्द से जल्द हम तक पहुंच जाएंगे। सिल्वा सबरी को समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह बोल के जैसे ही सिल्वा अपना फोन कट करता है, अनलकीली पीछे से महाराजा इनकी सारी बातें सुन चुका होता है और ऐसे एक्ट करते रहता है कि इसने कुछ भी नहीं सुना और चुपचाप से उसकी ट्रिमिंग करता रहता है। इसके बाद सिल्वा घबराहट में अपने बेटे की जो सोने की चेन थी ना, वो वहीं पर भूलकर चला जाता है। दूसरी तरफ सिल्वा के घर में धूमधाम से बर्थडे के अरेंजमेंट होते रहते हैं। घर आके जब सिल्वा अपना पॉकेट चेक करता है तो वहाँ पर सोने की चेन नहीं होती। वह हर जगह पर ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलती। दूसरी तरफ महाराजा अपनी दुकान पे सिल्वा की वो सोने की चेन देख लेता है और ऑलरेडी महाराजा ने सुन लिया था ना कि आज सिल्वा की बेटी का बर्थडे है। किसी भी तरह वो सिल्वा का घर ढूंढ के उसके घर वो चेन देने पहुंच जाता है और शॉकिंगली महाराज के पीछे कुछ पुलिस वाले भी सिल्वा के घर पे आने लगते हैं। यह देख के सिल्वा और सबरी यह सोचने लगते हैं कि उन पुलिस वालों को महाराजा ला रहा है। महाराजा ने हमारे बारे में पुलिस को सब बता दिया। पुलिस वाले आकर सिल्वा और सबरी को बहुत मारने पीटने लगते हैं। इसी दरमियान सबरी अपनी गन लेकर पुलिस वाले को धमकाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले सबरी को मार देते हैं। उसी दरमियान इसकी वाइफ को पता लग जाता है कि इसका पति कितना घिनौना है। वह सिल्वा को डिवोर्स दे देती है। फिर सिल्वा जेल चला जाता है। इसी सीन से हमें यह बात पता चलती है कि जो कि सिल्वा के सीन है वो पास्ट के है और महाराजा लक्ष्मी की मिसिंग खबरें लिखाई वो प्रेजेंट की होती है और प्रेजेंट डे पर फाइनली वह डस्टबिन बन ही जाती है। वह उस डस्टबिन को पुराना दिखाने के लिए कुछ पत्थर से मार के गंदा करने लगते हैं। उसे सेम टू सेम महाराजा की डस्टबिन की तरह बना देते हैं।
और वह प्लान बनाते हैं कि अगर महाराजा ने इस डस्टबिन को लेने से मना कर दिया तो उसे हम उल्टे तरीके से हैंडल करेंगे। खुद उसे अंदर डाल के पूछेंगे कि तुमने उस डस्टबिन में क्या छुपा के रखा। तो उसी तरह नलदराजन नल्ला शिवा को चोर की तरह एक्टिंग करने को कहता है। मतलब अब चीज तो मिल गई, अब चोर भी तो मिलना चाहिए ना। और उसी रात वलदराजन महाराजा को कॉल करने दोबारा वही कहानी सुनाने को कहता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। कहा कि यह कहानी नल्ला शिवा सुनकर महाराजा के घर पे जाकर उसी तरह एक्ट करे, वही सीन रिक्रिएट करे। तो एज यूजुअल महाराजा अपनी कहानी को फिर से सुनाने लगता है कि सर रात के ठीक 10 बजे मैं अपनी दुकान को बंद करके अपने घर के लिए निकल गया। चाबी मेरे घर के बाहर गमले के नीचे थी। मैं वह चाबी लेकर अपना दरवाज़ा ओपन किया। यहीं पर हमें एक बात पता चलती है कि दरअसल उस दिन महाराजा अपने घर पर नहीं आया था, उसके बदले में ज्योति आई थी। यह आपको आगे समझ में आएगा। ज्योति अपने कैंप से आकर अपने कपड़े बदल रही होती है और शॉकिंगली उसी घर में 3 लोग छुपे हुए रहते हैं। महाराजा अपने तरीके से कहानी को बता रहा होता है, लेकिन दरअसल में यह घटना तो ज्योति के साथ हुई थी। उस रात ज्योति ने उन तीनों को देख लिया। उसमें से एक बंदा धना होता है और दूसरा बंदा नल्ला शिवा होता है और तीसरा बंदा होता है सिल्वा, जो कि जेल से छूट चुका होता है। असल में शिवा नल्ला शिवा और धना को महाराजा के घर में इसलिए लाता है ताकि ये अपना बदला ले सके और महाराजा को मारे, लेकिन महाराजा के बदले ज्योति घर में आती है, जिसकी वजह से ये उस पर बहुत हमला करते हैं। दूसरी तरफ महाराजा अपनी बेटी ज्योति के लिए शूज खरीदता रहता है, इसीलिए महाराजा को अपने घर जाने में लेट हुआ रहता है। दूसरी तरफ ये लोग बेचारी ज्योति को बहुत मार पीट कर उसका रेप करने लगते हैं, वो भी एक के बाद एक बार बार। बाद में ये देखते हैं कि महाराजा घर पे अभी तक नहीं आया, इसी वजह से ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और प्रेजेंट डे पर नल्ला शिवा यह कहानी सुनकर शॉक हो जाता है। महाराजा ने जिस तरह कहानी सुनाई उसी तरह से इन तीनों ने किया हुआ होता है। नल्ला शिवा समझ जाता है कि महाराजा ने डस्टबिन के नाम पर केस फाइल किया, इसीलिए पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। नल्ला शिवा फटाफट से यही बात सिल्वा को कॉल करके बताने लगता है कि उस महाराजा ने डस्टबिन के नाम पर फाइल दर्ज किया और पुलिस वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पुलिस वाले हमारे बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। सिल्वा नल्ला शिवा को समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम नॉर्मल से एक्टिंग करते जाओ और हो सके तो वहाँ से निकल जाओ, उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता। पास्ट में जब महाराजा अपने घर पे आता है तो ज्योति को देख के उसकी तो हालत पतली हो जाती है, वह बहुत घबरा जाता है। वह फटाफट ज्योति को हॉस्पिटल पहुंचाता है और ज्योति उसे हॉस्पिटल में अपनी पूरी कहानी बताती है कि उसके घर में कितने लोग आए थे, कौन कौन आए थे। जब वह 3 लोग ज्योति के साथ गलत हरकत कर रहे थे तब ज्योति ने उनमें से एक की पीठ पर एक निशान देखा था। तब ज्योति वह डिटेल भी अपने फादर महाराजा को बताती है। बेचारी ज्योति अपने फादर को बताने लगती है कि पापा वो तीनों कौन थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पापा प्लीज़ मुझे उन तीनों के पास ले चलो पापा, मैं उन तीनों से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्लीज़ मुझे उन लोगों के पास ले चलो। प्रेजेंट में नल्ला शिवा और नलदराजन उस फेक डस्टबिन के साथ महाराजा के घर पे जाने लगते हैं, वही सीन रिक्रिएट करवाने के लिए। घर में आकर वलदराजन कहने लगता है कि ये लो भाई तुम्हारी लक्ष्मी, अब हमने चोर को ढूंढ लिया, अब तुम्हारे पास पैसे तो रेडी है ना। फिर वह नल्ला शिवा को एक्टिंग करने के लिए कहता है कि तुम घर में कैसे आए, तुमने कैसे चोरी की, सब कुछ बताओ। फिर नल्ला शिवा एक्टिंग करते हुए उसके सारे डिटेल्स बताता रहता है कि नल्ला शिवा और उसकी गैंग कैसे घर में घुसे, कहाँ पर छुपे थे। घर में कुछ नहीं मिला तो डस्टबिन लेकर भाग गए। फिर इसके बाद महाराजा नल्ला शिवा को हाक करके उसके पीठ के पीछे चेक करने लगता है कि उसके पीठ के पीछे वह निशान है या नहीं, लेकिन शॉकिंगली इसके पीठ के पीछे वह निशान होता है। महाराजा नल्ला शिवा को पूछने लगता है कि तुम्हारी उम्र क्या हो सकती है। नल्ला शिवा कहने लगता है कि 50 से ऊपर होगी। महाराजा नल्ला शिवा से पूछता है कि ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। मतलब महाराजा नल्ला शिवा से इनडायरेक्टली पूछता रहता है। नल्ला शिवा यही कहने लगता है कि यह सब कुछ अनजाने में हो गया, जो हुआ सो हो गया, अब मुझे माफ़ कर दो। फिर वरदराजन महाराजा से पूछने लगता है कि बोलो महाराजा इसके साथ क्या किया जाए। महाराजा वरदराजन से कहने लगता है कि नहीं सर, इसे छोड़ देते हैं। मतलब महाराजा का यह प्लान होता है कि यह खुद नल्ला शिवा को अपने हाथों से मारे
लेकिन अब शॉकिंग बात यह है कि पुलिस वालों को महाराजा के बारे में ऑलरेडी पता होता है। मतलब जब पुलिस वालों ने महाराजा के बारे में इंक्वायरी की तो उन्हें पता लग गया था कि महाराजा की बेटी अभी हॉस्पिटल में मौजूद है। 3 लोगों ने ज्योति के साथ अत्याचार किया। मतलब कि पुलिस वाले भी अब तक नाटक करते आ रहे थे कि ये लोग डस्टबिन को ही ढूंढ रहे थे। असल में वो लोग तो नल्ला शिवा को फंसा रहे थे। फिर नलदराजन महाराजा के हाथ में एक चाकू देख के बोलता है कि मार दो इसे। तो महाराजा का नल्ला शिवा को बहुत बेरहमी से मार ही देता है। बाद में महाराजा को यह बात पता चलती है कि सिल्वा किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा है। महाराजा वहां पर जाकर पहले उसके आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली जब सिल्वा महाराजा के सामने आता है तो महाराजा शॉक में हो जाता है। क्या यह बंदा मुझे मारने के लिए आया था? मेरी बेटी के साथ अत्याचार किया। और इन दोनों की भी जबरदस्त फाइट होती है। महाराजा सिल्वा को बहुत मारता है और इसके पैर ही तोड़ देता है। सिल्वा कहने लगता है कि मेरी जिस्म की जख्म तो चंद दिनों के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन मैंने तुम्हारी जिंदगी में जो जख्म दिया उसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। उसी वक्त वहाँ पर आसिफा ज्योति को लेकर आती है। मतलब ज्योति ने यह विश किया था कि मुझे वो उस आदमी को देखना है। फिर ज्योति सिल्वा के सामने वह चेन फेंक कर बोलने लगती है कि इसीलिए तो आए थे ना तुम, ये लो ले लो। तब ज्योति ये सोचने लगती है कि सिल्वा और उसके आदमी घर में पैसे चुराने के लिए आए थे। जब सिल्वा इस चेन को देखता है तो ये तो शॉक में हो जाता है। यह चेन तो वही है जो बहुत सालों पहले इसने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब सिल्वा जेल गया तो महाराजा कुछ दिनों के बाद अपनी बीवी और बेटी के साथ सिल्वा के घर पे आया, सिल्वा की वह चेन वापस लौटाने के लिए। वह चेन देखकर सिल्वा की वाइफ यह कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं यह चेन नहीं ले सकती। पता नहीं कितने लोगों का खून लगा है इसमें, मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। आप यह चेन भगवान को ही दान कर दो। उसके बाद महाराजा अपोजिट साइड में एक टॉय शॉप पर जाकर कुछ टॉयज को खरीदने लगता है सिल्वा की बेटी को देने के लिए। उसी वक्त एक लॉरी आकर उस घर को ठोक देती है। इस घटना में सारे लोग मारे जाते हैं। महाराज की बीवी, उसकी बेटी और सिल्वा की बीवी। उस डस्टबिन के अंदर सिल्वा की बेटी बच जाती है। मतलब महाराजा जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया वो महाराजा की नहीं बल्कि सिल्वा की बेटी होती है। प्रेजेंट डे पर जब ज्योति पीछे जा रही होती है तो ज्योति की पीठ पर सिल्वा उस जख्म को देखता है जिसकी सिल्वा बचपन में मलहम पट्टी कर रहा था। सिल्वा महाराजा के पैरों में गिरकर पूछने लगता है, क्या वह मेरी बेटी है? प्लीज एक बार बुलाओ ना, मैं उसे नहीं बताऊंगा कि वह मेरी बेटी है। प्लीज मुझे एक बार उसे देखने दो। लेकिन महाराजा कहने लगता है कि अब वो मेरी बेटी है, तुम्हारा सच मैं उसे हरगिज नहीं बताऊंगा। इस तरह से महाराजा अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। सिल्वा के तो पैर जख्मे हो चुके हैं। वह रेंगता हुआ उनके पीछे पीछे जाने लगता है। फाइनली जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो सिल्वा गिल्ट में आकर उस बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ये इन शॉर्ट में आपको इस मूवी की कहानी बताता हूँ। बेसिकली सिल्वा और उसका साथी सबरी कुछ क्राइम कर रहे थे, घरों में जाके चोरी करके उन लोगों को मार देना। जब सिल्वा की बेटी का बर्थडे होता है तो वह शेविंग कराने महाराजा की शॉप पे जाता है। तभी सबरी सिल्वा को कॉल करके न्यूज़पेपर की खबर के बारे में बताने लगता है और वह सारी खबर महाराजा सुन लेता है, लेकिन वह सिल्वा को कुछ भी नहीं बताता। इसी वक्त सिल्वा जो अपने बेटी के लिए चेन खरीदा था वो वहीं पर भूल जाता है। थोड़ी देर बाद महाराजा उसी चेन को लौटाने के लिए सिल्वा के घर पे आता है। तब पुलिस वालों ने सिल्वा और सबरी के बारे में जान चुके होते हैं। उसके घर के पास आकर इन दोनों को मार पीट कर गिरफ्तार कर लेते हैं। सिल्वा यही सोचने लगा कि उसकी खबर महाराजा ने पुलिस वालों को दी है। जब सिल्वा जेल चला जाता है तो महाराजा, उसकी बीवी और उसकी बेटी सिल्वा के घर जाते हैं वह चेन लौटाने के लिए। सिल्वा की बीवी ने वो लेने से मना कर दिया। एज अ गेस्ट की तरह महाराजा कुछ टॉयज को खरीदने लगता है सिल्वा की बेटी को देने के लिए। लेकिन उसी वक्त एक लॉरी आकर सिल्वा के घर को ठोक देती है और हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाती है। महाराजा की वाइफ, उसकी बेटी और सिल्वा की वाइफ। और सिल्वा की बेटी उस डस्टबिन की वजह से बच जाती है। मतलब वह स्टील की डस्टबिन होती है। कुछ सालों के बाद सिल्ला नल्ला शिवा और धना के साथ महाराजा के घर पे आता है बदला लेने के लिए। समय ज्योति कैंप पर गई थी और जब ज्योति लौट कर आई तो यह तीनों उसके साथ अत्याचार करने लगते हैं। और जब बाद में महाराजा अपने घर पे आता है तो अपने बेटी की हालत को देखकर शॉक हो जाता है।
दौरान महाराजा एक टूल गेट के बिल को देखता है जो धना की जेब से गिर गया था। काउंसलर ने अपनी गाड़ी सर्विसिंग को दी थी, लेकिन धना ने उस गाड़ी को लेकर सारा शहर घुमा और उसका चश्मा भी चुरा लिया। जब वो काउंसलर बार में बैठ के दारू पी रहा था तो महाराजा उसके पास आकर धना के बारे में पूछने लगता है, तुम्हारी गाड़ी कौन ले गया, उसके बारे में मुझे बताओ। उसके बाद आप जानते हो कि धना वहाँ पर आकर उस काउंसलर को और उसके आदमी को बहुत मारा पीटा। बाद में महाराजा धना को फॉलो करने लगा और वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। अब ज्योति ने महाराजा से ये कहा था कि मैंने उस बंदे के पीछे एक निशान को दिखा था, उसने मेरे साथ 2 बार गलत हरकतें की। और जब महाराजा धना को पकड़कर उसके साथी के बारे में पूछता है तो धना उसे एक हिंट दे देता है, दूसरा बंदा एक पुलिस वाला है। इसीलिए महाराजा धना को मारकर जानबूझ के पुलिस स्टेशन जाता है। वह बहाना बनाने लगता है कि इसके घर में जो डस्टबिन है लक्ष्मी वो मिसिंग हो गई। पुलिस स्टेशन में रहते हुए ही सारे पुलिस वालों के पीठ के पीछे वो निशान चेक करने लगता है। उसके बाद आगे की कहानी तो आप जानते ही हो। आपको यह मूवी कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।